नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में Xiaomi के बारे में एक ऐसी बात जानने के लिए जिसे जान करके आपको कुछ बातें ऐसी क्लियर होंगी जिसका आपको भविष्य में भी ध्यान रखना चाहिए। भविष्य में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए मैं पहले ही बता देता हूं। यदि आप कभी बिजनेसमैन बनने जा रहे हो या फिर कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जिसमें कहीं और के रिसोर्सेज यूज करने पड़ रहे हैं तो आपको बहुत कुछ क्लियर पहले से ही करके रखना चाहिए। ये शुरुआत में मैंने डिस्क्लेमर डाल दिया है ताकि आप आगे से इस पूरी कहानी को ध्यान से सुने। फिलहाल के लिए जो आप लिखा देख रहे हैं कि चीन की किसी कंपनी पर इतनी बड़ी कार्रवाई अभी तक भारत में नहीं हुई। क्या कार्रवाई हुई है कि Xiaomi के 5,551 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए हैं। उसके ऊपर Xiaomi का कहना है कि साहब मैं तो ये अमेरिका भेज रहा था। अमेरिका कहां भेज रहे थे? तो अमेरिका की एक कंपनी है क्वालकॉम जो कि चिप निर्माण के लिए जानी जाती है। बोले साहब मैं उसको भेज रहा था रॉयल्टी पेमेंट के नाम से, आपने वही पैसा मेरा जब्त कर लिया है। ठीक है, तो क्वालकॉम का पैसा जब्त हुआ है कि Xiaomi का जब्त हुआ है, ये आज के सेशन में आपको समझना है। हम साथ साथ ये भी समझेंगे कि किस प्रकार से भारत के अंदर चाइनीज मोबाइल निर्माताओं के द्वारा कितना बड़ा मार्केट पकड़ा गया है और असली बोन ऑफ कंटेंशन क्या है। यह घटना आज की नहीं है, यह अप्रैल से शुरू हुई घटना है जिस समय आदेश दिया था ईडी ने कि भाई इनका पैसा पकड़ के रख लो। ईडी का आदेश अप्रैल का, और अब तक क्या चल रहा है इस पूरे घटनाक्रम को आज के सेशन में आप समझेंगे। किस प्रकार से एमआई इंडिया के अंदर इतना बड़ा मार्केट पकड़ गई, किस प्रकार से इंडिया के अंदर मोबाइल कंपनियों के अंदर या चाइनीज मार्केट के अंदर काम हुए, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए रेफरेंस में एक न्यूज आप देख लीजिए जिसे मैं आपको जूम करके यहां दिखा देना चाहता हूं। दैट इज ऑफ अप्रैल 30। न्यूज के अंदर लिखा हुआ है ईडी सीजेस 5.5 करोड़ ऑफ Xiaomi इंडिया फॉर वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। ये 30 अप्रैल की खबर है। अब 30 अप्रैल की खबर में ऐसा आज क्या हुआ है आप देख सकते हैं। ये 30 अप्रैल की ईडी की खबर है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत इनका द्वारा भेजे गए पैसे को होल्ड कर रहे हैं। अप्रैल की खबर है ये, हमने उस समय भी जिक्र किया था हमारे सेशंस में। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अभी उस जब्ती को कानूनी जामा पहना दिया गया है कि हाँ भाई हमने उस समय आपके पैसे होल्ड करने की कहा था, अब वो हमारे हुए, अर्थात भारत सरकार के हुए। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि Xiaomi इंडिया का बहुत बड़ा रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट के पास में आ गया है। अब इसका अर्थ क्या निकलता है समझाएंगे, लेकिन इसी बीच में जब हम इस तरह की चर्चाएं कर रहे होते हैं आपके दिमाग में एक प्रश्न तैरने लगता है पैरेलली, और वो ये करता है कि सर इंडिया की आज़ादी के बाद चीन की आज़ादी हुई थी, लेकिन आज चीन दुनिया की सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमी बनकर बैठा हुआ है। ऐसा क्या हुआ? हमने डेमोक्रेसी चुन के गलत किया क्या हमने चीन की तरह जो साम्यवादी नीतियां हैं ना अपना के गलत किया क्या? अगर आपके दिमाग में इस तरह की जानकारियों को लेकर क्यूरोसिटी है ना, तो एक किताब है जो मैं आपको इस समय आपको ऑफर कर रहा हूं। इसका नाम है चाइना वर्सेस इंडिया। इन दोनों की ग्रोथ में ऐसा क्या हुआ? आपको ये किताब पढ़नी नहीं है, सुननी है। कहां सुननी है? कुकू एफएम नाम से एक ब्रांड है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एक एप्लीकेशन है जिसे आप अपने लिए डाउनलोड करेंगे और इन दोनों की स्टोरी सुनेंगे। हिंदी में सुनिए, हिंदी में सुने, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुनिए, वहां सुने। आपको यह पता चलेगा किस प्रकार से चाइना और इंडिया अपनी तरक्की में अंतर कर लिए, कैसे चाइना साम्यवाद को पकड़कर आगे निकल लिया और कैसे इंडिया पीछे रुक गया। दोनों लेकिन आज फिर से एशिया की उभरती हुई ताकत है। तो इस चीज को आप इस बुक में से देख सकते हैं कुकू एफएम पर। इसके अलावा आपको 10,000 से ज्यादा किताबें और मिलेंगी। 7 रीजनल लैंग्वेजेस में बुक्स यहां पर अवेलेबल हैं। प्ले स्टोर पर 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। 4.5 प्लस स्टार रेटिंग है इसकी। इसको आप यहां पर सुन सकते हैं। बुक पढ़ने के लिए नहीं, यहां सुनने के लिए आपको अवेलेबल होती है। समराइज्ड फॉर्म भी अवेलेबल होता है अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में। मोटिवेशनल बुक्स, स्टोरीज, कॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अब आप जानेंगे कितने रुपए में ये अवेलेबल है, तो मैं आपको ये बता दूं कि होने के लिए 399 रुपीज़ में 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। लेकिन आप लोगों को यदि अंकित 50 रेफरल कोड अप्लाई करने का मौका मिले तो आपको ये 199 में उपलब्ध हो जाएगा। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के लिए डाल दिया है। आप वहां जाकर के पहले 250 जो लिसनर्स हैं उन्हीं को ही ये 199 रुपीज़ में अवेलेबल होगी। तो अभी जाइए और जाकर के वहां से इंडिया और चाइना की जो कॉम्पिटिटिव ग्रोथ है ना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी क्या हुआ है इस पूरी स्टोरी के अंदर जो आपको सुननी है Xiaomi से रिलेटेड, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखिए, आपने केवल इतनी बात समझनी है, बोन ऑफ कंटेंशन यानी लड़ाई की असली वजह क्या है। मैं एक लाइन में वो समझा देता हूं, फिर हम पूरा इतिहास बांच देंगे इस पूरी घटना का। ऐसे समझो, आज मेरे पास में कोई एक्स फोन है।
इस फोन में ब्रांडिंग है एप्पल की, साहब इसको एप्पल ने बनाकर बेचा है, ठीक है। लेकिन क्या सब कुछ एप्पल ने बनाया है इसके अंदर? जी नहीं, इसमें बहुत सारे फीचर्स लगे हुए हैं। अच्छा, आपको देखना हो तो आपके सामने ना, जैसे मेरे सामने एक लैपटॉप रखा है, उसके अंदर लिखा हुआ है ऑडियो बाई हरमन, उसके अंदर लिखा है इंटेल कोर i7 प्रोसेसर, उसमें लिखा है एनवीडिया जीफोर्स GTX, ई सपोर्ट, इतने सारे विज्ञापन। आप अपना लैपटॉप उठा के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ऐसे जब आप मोबाइल लेके आते हैं ना, उसके फीचर्स में वो आपको चीजें बताता है, इसमें ये चीज भी है, इसमें फलाना सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ है, क्वालकॉम की यूनिट लगी हुई है, कुछ ना कुछ वो आपको ऐसी चीजें बताता है जिसको कि टेक्नोक्रेट्स या आप जैसे लोग जिनका इंटरेस्ट है मोबाइल वगैरह में, वो बहुत अच्छे से समझते हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस कंपनी ने, जिसने भी XYZ ने जो फोन बनाया, उस कंपनी ने इन सबसे इन चीजों को आउटसोर्स करके रखा होता है, यानी कि वो खुद नहीं बना रही होती है, सबसे मंगा कर लाती है कि यार तुम्हारा ये दे दो, तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, तुम्हारा डिस्प्ले अच्छा है, तुम्हारा कैमरा अच्छा है, तुम्हारी बैटरी की लाइफ अच्छी है, इन सबको बना के एक कंपनी बनाकर दे देती है। आपको मालूम है ना, इंडिया में भी जब एप्पल बनता है, एप्पल का आईफोन बनता है, तो आईफोन के अंदर प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी जो है वो ताइवान की है ना, अमेरिका कंपनी है एप्पल, बन कहाँ रहा है, इंडिया में बन रहा है, क्लियर। तो होता क्या है कि एक प्रकार से यहां पर असेंबलिंग होती है फोन की उस ब्रांड के द्वारा, जिसका नाम आप Xiaomi सुन रहे हैं, सैमसंग सुन रहे हैं, ये सब आजकल असेंबलिंग करते हैं, बनाता कोई नहीं है, ये सब अपना अपना काम दूसरे को दे दिए। किसी को भी उठाकर देख लीजिए, आप कितनी भी बड़ी कंपनी देख लीजिए, आप कितने भी बड़े हलवाई के पास चले जाना, आप देखेंगे कि हलवाई की दुकान में इतना दूध नहीं खरीदा जाता जितने की वो मिठाई बेच देता है। वो क्या करता है, अपने बैकयार्ड में किसी और हलवाई से माल मंगवा रहा है और अपने काउंटर से बेच रहा है, क्योंकि लोगों का विश्वास उसके काउंटर पर है ना। ये हर आदमी अब यही काम कर रहा है और अपनी ब्रांडिंग का पैसा कमा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरी प्रक्रिया में ये चीज बहुत ही लीगल तरीके से इस मार्केट में होती है, हर व्यक्ति इसी प्रकार से करके आमदनी करने का सोचता है। Xiaomi ने क्या किया, Xiaomi जैसा बोलती है पहले वो समझना, और फिर भारत सरकार जो बोलती है वो भी समझना, फिर हम आपको ये पूरी घटना इतिहास के साथ सिखाएंगे, कब क्या हुआ कैसे हुआ। पर लेकिन बुनियादी रूप से आपको सारी बातें पता हो, इसलिए पहले जानकारी दे देता हूं। Xiaomi ने कहा कि अमेरिकी कंपनी है क्वालकॉम, हमने उनसे अपने मोबाइल में कुछ फीचर्स लिए थे। क्वालकॉम एक तरह से ये समझिए कि वो मतलब सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी समझ लीजिए, चिप के सेक्टर में सॉफ्टवेयर निर्माण की कंपनी समझ लीजिए। तो Xiaomi कहती है कि मेरे जितने भी फ़ोन हैं उनमें मैंने क्वालकॉम से प्रोसेसर लिया था, अब चूंकि मैंने वो प्रोसेसर यूज़ किया है तो उसका पैसा भी तो चुकाऊंगा ना। तो Xiaomi ने, जो कि इंडिया के अंदर है, अच्छा मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं, मैं बहुत बार क्लियर कर चुका हूं, कोई भी कंपनी, जैसे चाइनीज कंपनी है Xiaomi, जिसने अपने इंडिया में MI के नाम से ब्रांड निकाला था, है ना। Xiaomi ने इंडिया में आकर के Xiaomi इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूं। जैसे ITC है, ITC इंडिया के अंदर आकर के, या फिर यूनिलीवर है, वो इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर बना लेती है, एप्पल है ना, apple.india.com बना लेगी, सब इंडिया में आकर अपनी एक कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं, ताकि भारत सरकार को उस कंपनी से जब काम पड़े तो यहां पर जो उनकी ब्रांच का हेड है उसको बुलाकर तलब किया जा सके, ठीक है। इंडिया के अंदर जो Xiaomi इंडिया है, उसने अपने द्वारा प्रोसेसर यूज करने की फीस के रूप में बहुत बड़ा अमाउंट, जो मैं बताया ना 5,551 करोड़ रुपए, ये ट्रांसफर करने की तैयारी कर ली थी। कहां पर? अमेरिका में। इतना बड़ा अमाउंट जब इंडिया से अमेरिका जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, अब देखो दो बातें समझना, कंपनी कहां की है? चाइना की, पैसे कहां भेज रही है? अमेरिका। दिमाग में क्या आया? दिमाग में भारत सरकार के आया कि यार ये तो फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, विदेशी मुद्रा का विनिमय हो रहा है। कहां से? भारत से। यूं यूं, है ना, चाइना का माल इंडिया से US जा रहा है, यार ये तो कुछ राउटिंग सी हो रही है। जैसे ये चीज आई तो हमारे अथॉरिटीज के कान खड़े हो लिए, क्या कि यार ये तो फॉरेन एक्सचेंज के मामले में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे। बोले कैसे? बोले ये कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि इंडिया वालों को दिक्कत है, चाइना में माल ले जाएंगे तो इनको उल्लू बनाते हैं। बोले कैसे? इनको ये समझाओ कि इंडिया से माल अमेरिका गया है, पैसा अमेरिका गया है, और जब क्वालकॉम का नाम लेंगे तो इंडियन अथॉरिटीज पीछे हट जाएंगी कि यार कोई नहीं, अमेरिकी कंपनी को जा रहा है, इसका मतलब ये झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में इन्होंने ये तरीका बनाया, भारत सरकार ने अपने एक्ट, फेमा एक्ट का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 4 अप्लाई कर दिया, जो कहता है
कि कोई भी कंपनी फॉरेन एक्सचेंज के मामले में ऐसा गोला मोला कर नहीं सकती हैं। अगर करेंगी तो उनकी जांच की रडार में वो आ जाएंगी। यही ध्यान में रखते हुए ईडी को जब ये पहली बार पता चला कि यार मामले में कुछ गड़बड़ है, इनके पैसे के ऊपर होल्ड लगा दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये होल्ड अप्रैल में जो लगा था 30 अप्रैल में, वो समझ में आ गया होगा। फिर आज क्या हुआ है, आज क्या हुआ है उसको भी ब्रीफ में जान लीजिए। जब अप्रैल में होल्ड लगाया तो चाइनीज कंपनी ने कहा कि सर मैंने ये पैसा क्वालकॉम की सर्विसेज ली थी, प्रोसेसर यूज किया था, इसका लौटा रही हूं। इंडिया ने कहा एक बात बताओ, हमने तो क्वालकॉम से तुम्हारे पास आते हुए कुछ देखा ही नहीं। अब देखो, हो सकता है देखो बाद में क्या निकले, फिलहाल के लिए जो मेरी समझ कहती है, भारत की जो अथॉरिटीज हैं वो क्या बोल रही हैं, यार तुमने अमेरिका से कब सामान ले लिया, हमने तो देखा ही नहीं। बोले क्यों नहीं देखा? बोले तुम सब कुछ तो इंडिया में बनवाते हो, इंडिया से ही तुमने ये खरीदी बैटरी, ये खरीदी लाइट, ये खरीदी डिस्प्ले, ये खरीदा तुमने इसके अंदर का म्यूजिक सिस्टम, यहां से तुमने कुछ और खरीदा, सबको असेंबल किया, पैकेट बना के बेच दिया। बनाते सब कुछ इंडिया में हो, अमेरिका के नाम पर तुम इतना बड़ा बिल क्यों फाड़ रहे हो? अब आपका दिमाग भी एकदम दौड़ेगा, सही तो कह रहे हैं सर, जब बन इंडिया में रहा है तो फिर इस चीज का क्या होता है? भैया इसको ना, इसी को आप समझ लीजिए कॉपीराइट, इसी को आप कह लीजिए पेटेंट, इसी को कह लीजिए यूजर चार्जेस। साथियों ये वो चीजें हैं जो एक बार किसी ने यूज की तो उसका भुगतान जीवन भर करना होता है। आप ऐसे समझिए, हो सकता है भारतीय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता हो, मैं चाइनीज कंपनी का साइड नहीं ले रहा हूं, पर मैं आपको पहले से अवगत ये बार करा रहा हूं कि पता चले बाद में जब और हायर अथॉरिटीज के पास मुद्दा जाए और ये केस पिट जाए। इसलिए मैं आपको एक साइड और बता दे रहा हूं इसका, जो कि हमारी कंपनीज को थोड़ा लेट समझ में आता है। जैसे वोडाफोन के केस में भी बहुत लेट समझ में आया था, अमेजन के केस में भी बहुत लेट समझ में आया था, केएनस एनर्जी के केस में भी बहुत लेट समझ में आया था, और भारत सरकार को फिर अपना पैसा देने के लिए तैयार और होना पड़ा था कि हाँ हाँ करते हैं, रुकिए आप, है ना। जल्दबाजी में की गई जो कार्रवाइयां होती हैं, समटाइम्स वो कुछ चीजें इग्नोर करा देती हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और चीज बता देता हूं। जैसे आपने अगर एक बार भी किसी भी कंपनी का XYZ प्रोडक्ट यूज करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया, अब आपने उस प्रोडक्ट को यूज करके, आप चाहे उसको 100 बार यूज करें, 1000 बार यूज करें या एक बार यूज करें, अगर आप उससे रेवेन्यू कमा रहे हैं और आपका एग्रीमेंट ये कहता है कि मेरे एग्रीमेंट के अनुसार मैं इसका एक बार रेवेन्यू कमाऊं या 10 लाख बार, मैं हर बार आपको अपना परसेंटेज दूंगा, तो इस परसेंटेज को कोई भी अथॉरिटी रोक नहीं सकती। भाई एक बात बताओ, जब ये आप अपने देश में कोको कोला बनते हुए देखते हैं, ये कोको कोला इंडिया में थोड़ी बन रही है, असल में बनी तो कहीं अमेरिका में थी, उसने उस फॉर्मूले को इंडिया में दे दिया। अब अगर कल को इंडियन अथॉरिटीज कोको कोला कंपनी पर जाकर रेड कर दें और क्या कहें कि तुमको अमेरिका से कोई रोज फॉर्मूला थोड़ी आता है, तुम अपना पैसा अमेरिका क्यों भेजते हो, फिर वो कंपनी कहने लगे अजी साहब ये तो रॉयल्टी है जो देनी पड़ेगी, फिर इंडियन अथॉरिटीज कहें अरे हमने तो आती देखी नहीं। लेकिन साहब वो फॉर्मूला एक बार दिया जाता है जिसकी कीमत जिंदगी भर वसूली जाती है। रॉयल्टी इतनी बड़ी चीज होती है, इसलिए तो कहते हैं जितना हो सके खोज करिए, क्योंकि खोज इकलौती ऐसी चीज है जो की एक बार जाती है लेकिन जिंदगी भर कमा के देती है। बाकी हर चीज में आपको, तभी यार बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो रिसर्च में इसीलिए तो लगे होते हैं, एक बार की मेहनत है, बस एक बार हो गई जिंदगी भर बैठे खाएंगे। ना तो आपको किराए का मकान इतना पैसा कमा के देगा, ना सरकारी नौकरी, ना कोई बिजनेस जितना रॉयल्टी कमा के देती है। एक ही बार में जीवन पार हो जाता है ना। अभी आपने कोरोना के केस में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को देखा होगा, एक ही बार में आर पार खेल गई सारी की सारी। क्यों? एक बार फॉर्मूला बनाया था, उसके बाद जीवन सेट हो गया उनका। खैर, हम ये मानते हैं कि हमारी अथॉरिटीज ने ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चेक की होंगी, और नहीं की होंगी तो तैयार रहना चाहिए उन्हें। आने वाले समय में केवल Xiaomi इंडिया को अपना वो लीगल एग्रीमेंट शो करना है जिसमें वो ये दिखा दें कि हमने क्वालकॉम के साथ इतने साल का इस रेट पर डील किया हुआ है। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर यह मामला सही है, Xiaomi इंडिया ने वाकई में क्वालकॉम के साथ में डील किया हुआ था, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अभी तक यह डील अपनी सरकारी कंपनियों को दिखा देना चाहिए था कि सर हमारी ऑलरेडी डील है, हम उनका प्रोसेसर अगर यूज करेंगे तो पैसा निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। ठीक है, हम ये मानते हुए कि उन्होंने इस चीज को सरकारी अथॉरिटीज को या तो दिखाया नहीं है, नंबर एक, या फिर दूसरा ऐसी कोई डील थी ही नहीं, और उस डील के नाम पर, क्योंकि हम खुद ये मानते हैं कि हमारी अथॉरिटीज ने पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही
इतना बड़ा डिसीजन लिया होगा, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है। इसका मतलब हमारी कंपनीज के मतलब इन कंपनीज पर कार्रवाई करने से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने सारी चीजें अच्छे से जांची परखी होंगी, तभी जाकर के उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब तो हमको एक्शन लेना ही पड़ेगा। कारण क्या हो सकता है मेरे हिसाब से कि Xiaomi इंडिया के पास इस प्रकार का कोई लेटर ऑफ इंटेंट या MOU नहीं होगा जिसमें उन्होंने दिखाया होगा कि क्वालकॉम को हमको पैसे देने हैं, तभी संदेहास्पद स्थिति में उनके द्वारा दिए गए पैसे की जांच करने का निर्णय फेमा कानून के तहत लिया गया होगा। ठीक है ना। और जब इनके पास में कुछ इस प्रकार की चीजें नहीं मिली, तभी ये सारी कार्रवाई हुई होगी। अब इस पूरी घटना को एक बार सिलसिलेवार न्यूज की तरह से देख लेते हैं, कब कब क्या क्या हुआ। बाकी मैंने कहानी का पूरा जो क्रक्स है ना, वो आपको 5-7 मिनट में समझा तो दिया है। आ जाओ फटाफट, अब मैं न्यूज के माध्यम से आपको सारी बातें बता देता हूं कब कब क्या हुआ। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 30 अप्रैल की घटना थी, क्या कि सरकार के द्वारा उस समय कहा गया कि मामला गड़बड़ गया है, इनको रोको, इनका पैसे को रोक के रख लो। ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है, अप्रैल के अंदर जब घटनाएं चल रही थी, उससे पहले भी जब ईडी को शक हुआ तो Xiaomi के जो फॉर्मर Xiaomi के जो डायरेक्टर हुआ करते थे मनु कुमार जैन, उनको बुलाया गया था कि यार वो लेटर दिखाओ तुम्हारा जिसके तहत तुम पैसा भेज रहे हो उधर, हो सकता है ये दिखा ना पाए हो। तभी तो Xiaomi आगे चलना, मतलब इंडिया सरकार आगे चलना शुरू हुई। Xiaomi इंडिया में काम 2014 से कर रही है और 2015 से ही पैसे भेजना इसने शुरू कर दिए थे। इन पर जिस कानून के तहत कार्य हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 4 के तहत हुआ है। इसको आप चीज को याद रख सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसी प्रकार से जो होने वाली मतलब मनी का ट्रांसफर है उसी पर कार्य करने के लिए बनाया गया काम है। अगर आपको ये पूरी बातें और अच्छे से जाननी है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई के ऊपर मैंने एक अलग से सेशन बनाया हुआ है, इसी चैनल पर है, एक महीने पहले मैंने बनाया था कि ईडी जो है ना वो आफ्टर ऑल काम कैसे करती है ना, रेड कैसे मारती है, इसके लिए एक अलग से सेशन है, आप उसे जरूर देख सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया हुआ है। सेक्शन 4 याद रखिएगा, फेमा का सेक्शन 4 ही है जो चर्चा में बना हुआ है। सेक्शन 4 इन द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 कहता है कि होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल एक्वायर, होल्ड ऑन, पजेस और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। कुल जमा अर्थ यह है कि जिस चीज को आधार मान करके कि कोई भी व्यक्ति देश से कोई भी पैसा दूसरे देश में ट्रांसफर नहीं करेगा किसी भी आधार पर। अगर वो करता है और उसका कोई उसके पास में ठोस सबूत नहीं है कि हमने क्यों किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई धरा जाएगा, है ना। Xiaomi का मार्केट कैप इंडिया में कितना है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। Q1 ऑफ 2022 इसका 23% MI का मार्केट में शेयर है। सैमसंग इंडिया में सेकंड नंबर पर है, रियलमी नंबर 16 पर है, वीवो 15% के साथ है, बाकी सब धीरे धीरे और परसेंटेज आपके सामने है। Xiaomi ने उस समय जब अप्रैल में यह कार्रवाई हुई थी तब उन्होंने कहा था कि हम इस कार्रवाई से अचंभित हैं और हम इसके खिलाफ सरकार के पास जाएंगे। इनसे पूछा गया आप पैसा क्यों देते हो, तो बोले हम रॉयल्टी दे रहे हैं। टेक्निकली इनके पास में कोई कागजात ऐसे नहीं रहे होंगे जिसके तहत इनको दिखाने की जगह मिली हो। अब देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हर कंपनी का कहते हैं ना, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज क्यों आता है, या फिर ये कहिए कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो वहां क्यों आता है। कारण है क्योंकि साहब वहां पर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। Xiaomi का भी मुख्यालय डेफिनेटली कहीं ना कहीं कर्नाटक में, बेंगलोर में रहा होगा। इसी वजह से केस कहां बना गया, कर्नाटका हाई कोर्ट में। कर्नाटका हाई कोर्ट में Xiaomi पहुंचा और कहा कि सर हमारा इतना पैसा एक बार में सील कर दिया गया है, हमें काम करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने, अब तारीखों पर गौर करते चले आप, अप्रैल में सील हुआ, 12 तारीख को मई के अंदर ये लोग पहुंच गए हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने कहा देखिए एक काम करिए, आपका पैसा तो जब्त है, कोई बात नहीं, लेकिन बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, यानी कि उस जमा धन पर और ऊपर से पैसा लेने की फैसिलिटी देता है। आप उसको यूज करते हुए अपने घर के काम और आगे चलाते रहे, कंपनी के कामों को आगे चलाते रहे। कर्नाटका हाईकोर्ट ने 12 मई के बाद में फिर 24 मई को कहा कि हम ईडी का ऑर्डर जिसके तहत आपको यह सीज करने का अधिकार दिया गया था उसको और एक्सटेंड कर देते हैं, यानी आप उस पैसे को यूज करते रहें लेकिन विदेश में ना भेजें। ठीक है। ईडी ने इस प्रकार से क्या पाया, हाईकोर्ट को उन्होंने पूरी तरह से जानकारी दी कि जनाब इनके द्वारा जो पैसा भेजा जा रहा था उसमें से 84% जो पैसा था वो यूएस की किसी फर्म को भेजा जा रहा था। क्वालकॉम के नाम से बता रहे हैं ये लोग। हम चेक करना चाहते हैं कि ये सही है या गलत है। जांच होती रही, कर्नाटका हाईकोर्ट से ईडी का मसला चलता रहा। Xiaomi बार बार कर्नाटका हाईकोर्ट से अगली डेट देखे आता रहा। ऐसी स्थिति में कर्नाटका हाईकोर्ट ने फाइनली जून 16 में अपना फाइनल डिसीजन अपने पास रख लिया कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अंत में कर्नाटका हाईकोर्ट खुद भी समझ गई कि मामले में पेच बहुत बड़ा है और इसमें हम नहीं ज्यादा इंटरफेयर करें तो बढ़िया है। ऐसी स्थिति में 9 जुलाई को कर्नाटका हाईकोर्ट ने
ईडी को कहा, शाओमी से भी कहा कि तुम लोग है ना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाओ, यानी एक ऐसे अधिकारी के पास जाओ जिसे फेमा के एक्ट के तहत की गई कार्रवाइयों का नॉलेज हो। हम तुम्हें डायरेक्ट करते हैं कि तुम वहां चले जाओ। सब कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ये दोनों लोग, एक तरफ ईडी एक तरफ शाओमी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पहुंचते हैं। ईडी के द्वारा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिठाया गया वहां पर ये लोग पहुंचते हैं और पहुंच करके अपने द्वारा बातों को लेकर के चर्चा करते हैं। तो आप इधर देख लीजिएगा, यहां पर सितंबर 30 की न्यूज है कि उस अथॉरिटी ने, जो कि फेमा के तहत बनाई गई थी हाईकोर्ट के निर्देशन पर, उसने फिलहाल यह ऑर्डर दिया है कि 5551 करोड़ रुपए इनके जब्त कर लिए जाएं। इधर दोबारा देख लीजिएगा, यहां पर जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया उसके आधार पर शाओमी के लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिठाया गया था और उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी होता है, उसके ही निर्देशन पर इनके 5551 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। ठीक है ना। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कॉम्पिटेंट मतलब कि योग्य व्यक्ति जो कि इस मामले की जानकारी रखता है, उसने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए इनके उस पूरे धन को जब्त करने का फाइनली आदेश दे दिया है। जिन धाराओं के तहत दिया उसमें आपका ज्यादा रुझान नहीं होगा। पढ़ने वालों के लिए यह कंटेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर डाल दूंगा। जिन्हें डिटेल में यह जानकारी पढ़नी है वो वहां से पढ़ लें। फिलहाल के लिए आप ईडी की 30 तारीख को आई हुई खबर सुन लें, और वो ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर फेमा एक्ट कंफर्म्ड द सीजर ऑर्डर ऑफ 5551.27 करोड़ डेटेड 29 अप्रैल। जो हमने 29 अप्रैल को काम किया था उसको उन्होंने सही ठहराया है। ऐसी स्थिति में इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ फेमा, इस कानून के तहत इनका पूरा पैसा जब्त किया जा रहा है। उम्मीद है आपको यह मसला पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अप्रैल के बाद में हाईकोर्ट चलता रहा। उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास गया। अथॉरिटी ने यह पाया कि शाओमी इंडिया अपना जवाब नहीं दे पाया है। ऐसी स्थिति में इनका पैसा जब्त कर लिया जाए, और वो जब्त कर लिया गया है। ठीक है। शाओमी ने कहा कि सर हमारा यह पैसा, इसमें से 84% पैसा हमें क्वालकॉम को देना था, आपने हमारा वो पैसा जब्त कर लिया है। हम तो यही समझ पा रहे हैं कि या तो शाओमी ज्यादा समझदार बन रहा है या फिर ईडी दिमाग नहीं लगा रही है। भैया यदि शाओमी के पास ऐसा कोई लेटर है जिसमें वो लिखकर दिखा दें कि हमने क्वालकॉम के साथ इस तरह की डील की हुई है, तब तो ये मामला फैलता ही नहीं। और ईडी इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। जब आप और हम जैसे लोगों को यह बात समझ में आ सकती है कि अगर कोई एग्रीमेंट पहले से ही हो रखा है, तो फिर ईडी भी इस तरह के मामले में फसीद नहीं लेती, जबरदस्ती इस प्रकार की कार्रवाइयां नहीं करती। उन्होंने भी अच्छे से सारी चीजें जांची परखी होंगी, और जब उन्हें कोई भी पुख्ता आधार नहीं मिला तभी उन्होंने कार्रवाई की होगी। यह हमारा अपना वर्जन है ना। ईश्वर करे कि दोनों ही स्थितियां सही हों। ठीक है। तो हमने आपके सामने बातें यहां पर रख दी हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर यह कार्रवाई होती है तो यह चाइनीज फर्म्स पर सबसे बड़ी कार्रवाई कही जाएगी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि शाओमी क्या बोला इस बात के बाद। ऑब्वियस सी बात है, वो यही कहेंगे कि बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, वी आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड। फिर शाओमी ने अपने द्वारा पूरा एक ऑफिशियल लेटर निकाला है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हमने तो अपनी बातें समझाने का पूरा प्रयास किया, आगे भी हम भारतीय एजेंसीज को अपनी बातें समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, अपनी चीजों को क्लियर तरीके से रखेंगे, और जैसी भी बातें होंगी, फिलहाल के लिए तो बात यह है कि हाईकोर्ट ने जिस अथॉरिटी को डायरेक्ट किया था उसने पैसा जब्त करने का कह दिया है। इसका मतलब अब कोई मसला आगे बचा नहीं, सीधा सीधा पैसा भारत सरकार के खाते में चला गया। अब क्या संभावनाएं लगती हैं अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो संभव है कि इस अथॉरिटी के ऊपर कोई अथॉरिटी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। कौन? शाओमी वाले। और हो सकता है कि यह मामला कहीं आर्बिट्रेशन के लिए देश के बाहर चला जाए। बाद में देखने की बात जो भी हो, आज का आदेश तो यही है कि यह पैसा कोर्ट और शाओमी दोनों से छूट करके ईडी के पास आ गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर साझा करिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चीन और भारत का कॉम्पिटिटिव अध्ययन करने के लिए जो मैंने अभी आपको किताब बताई उसे सुनने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करके आप कुकू FM पर सुन सकते हैं। इस कंटेंट की PDF मेरे द्वारा अंकित अवस्थी सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर शेयर कर दी गई है। आप वहां से इसे अभी के अभी डाउनलोड कर सकते हैं। अपना प्यार अंकित इंस्पायर्स इंडिया को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी साथियों से इसे शेयर करें ताकि हमारा हौसला यूं ही बरकरार रहे और आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की मेहनत जारी रहे। धन्यवाद।